Hello everyone, as you all are know, myself Ashutosh Vasist and currently I am pursuing MBBS at PGIMS Rohtak. So next topic is stoichiometry. स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि ये रिलेशन प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, जैसे कि ये कैसे मोल से एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वॉल्यूम से एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे मास से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए मोल ऑफ ए कंबाइन विद बी मोल ऑफ बी टू फॉर्म सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोइकियोमेट्री के अंदर आएगी, कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है और कौन सा कोफिशिएंट क्या प्रोवाइड करेगा, वो सब स्टोइकियोमेट्री बताएगी। The relation between moles, the relation between volume, the relation between masses in reactant and product. How much mole of the reactant combined with how much mole of the second reactant to form how much mole of the product. So किसी भी इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टोइकियोमेट्री बताता है। और ये जो साथ में होते हैं ना, रिएक्टेंट के साथ में जो चीज़ें लगाई है, ये इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। N2 plus 3H2 to form 2NH3. So 1 mole of N2 combined with 3 mole of H2 to form 2 mole of NH3. या फिर मैं कहूँ in terms of volume, तो 22.4 लीटर volume of N2 combined with 3 into 22.4 liter volume of H2 to form 2 into 22.4 liter of NH3. ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिलेशन और नंबर ऑफ एटम्स के रिलेशन भी हम बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन A प्लस 2B गिव्स C प्लस D। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन होगा अपने को, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मोल इसके और 10 मोल इसके, तो अपने से पूछेंगे कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर इसका एक ये रिएक्शन लिखी होगी। तो रिएक्शन में क्या बताएंगे कि 1 मोल ऑफ ए कंबाइन विद 2 मोल ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी, बेसिक चीज़। तो यहाँ पे 1 मोल 2 मोल के साथ कंबाइन करता है, तो यहाँ पे 10 मोल 20 मोल के साथ कंबाइन करेंगे, बट यहाँ पे तो 10 ही है। दैट मीन्स दैट इज़ द लिमिटिंग प्रोडक्ट रिएजेंट, that is the limiting reagent. तो जब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएजेंट किसी रिएक्शन के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे B रहेगा। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कितने मोल C और कितने मोल D बनेंगे, तो देखिए 1 मोल कंबाइन करता है 2 मोल के साथ, तो यहाँ पे 5 मोल कंबाइन कर जाएंगे 10, तो यहाँ पे 5 कंबाइन कर जाएंगे 10 के साथ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। हमेशा प्रोडक्ट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे B है, तो देखिए प्रोडक्ट B के 2 मोल C का 1 मोल और D का 1 मोल बनाते हैं, तो B के इसके 10 मोल कितना बनाएंगे। अब 2 से 1 बनता है, 10 से कितने बनेंगे 5। 2 मोल B से बनता है 1 मोल C प्लस 1 मोल D। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट में कितने मोल दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, 10 मोल। 10 मोल के बाद तो B खत्म हो जाएगा, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा यहाँ पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे B है, 10 मोल है, तो 10 मोल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 10 से कितने बनेंगे 5 मोल C एंड 5 मोल D।
तो ये लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी रीएजेंट जो रिएक्शन के टाइम पे जल्दी ख़त्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रीएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इस लिमिटिंग रीएजेंट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर कि क्या कौन सा रीएजेंट लिमिटिंग है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रोडक्ट का मोल, प्रोडक्ट की वॉल्यूम, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी आपसे पूछा जाए वो आप डिसाइड करके बता सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? अगर हमें मास परसेंट दिया हुआ, इफ मास परसेंट इज गिवन, जैसे फॉर एग्जाम्पल in a compound X is 75.8% by weight, and Y is 24.2%. If atomic weight of X and Y are 24 and 16, then calculate empirical formula. तो यहाँ पे निकालने के सिंपल स्टेप्स क्या होंगे कि सबसे पहले जो भी परसेंटेज जिसका भी दिया हुआ हो, जैसे x का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75.8%, और y का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24.2%। यहाँ पे एटॉमिक वेट दिए हुए हैं ऑफ x इज 24 एंड y इज 16। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेप यहाँ का, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। तो 75.8 डिवाइडेड बाई 24 एंड 24.2 डिवाइडेड बाई 16। इसके बाद यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आएंगी 3.1 एंड 1.5। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेशियो। तो आपके पास एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप टू फाइंड एटॉमिक रेशियो। सेकंड स्टेप क्या होगा? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनमें से जो मिनिमम है उनसे दोनों को डिवाइड कर दो। तो 3.1 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5, दैट मीन्स हियर 2 हियर 1। तो सिंपल रेशियो क्या आ गया यहाँ पे? 2 and 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल रेशियो 2 and 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला x to y। तो ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो करके हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर कहीं दिखाई दे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले आप परसेंटेज को फाइंड आउट कीजिए क्वेश्चन के अंदर, देन एटॉमिक वेट्स गिवन होंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो तो आपको एटॉमिक रेशियो मिलेगा। एटॉमिक रेशियो में जो मिनिमम होगा सेकंड स्टेप में आपको उस मिनिमम वैल्यू से पूरे के पूरे रेशियो को डिवाइड करना है। जैसे 3 पॉइंट यहाँ पे तो मिनिमम क्या है? 1.5। तो 3.1 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो यहाँ से अपने को सिंपल रेशियो मिलेगा जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर यूज्ड होता है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जिससे कि बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, कार्बन 52.2%, हाइड्रोजन 13%, ऑक्सीजन 34.8%, and molecular weight of compound
is 92. Calculate molecular formula. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप सिंपल रेशियो फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाइए, और एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के बाद आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट आपने जब फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद आप मॉलिक्यूलर वेट को एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सिंपल एक नंबर मिलेगा आपको, जिससे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय द एन, जहाँ पे एन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो वो एन अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, जिसके बाद आपको n मिलेगा, और वो n आप एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस चीज़ का मिल जाएगा। तो ये इसके स्टेप्स रहेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। सो फर्स्ट मेथड इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसमें कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ मेटल गिवन होगा, या फॉर्मूला की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो वहां से आप इजीली पता लगा सकते हैं कौन सी मेटल है। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इनटू 1.008। तो निकालने का तरीका रहेगा आपका वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस इनटू 1.008। सेकेंड मेथड होता है यहाँ पे ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर क्या होता है? वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड इनटू 8। थर्ड क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड। Here the formula is weight of metal divided by weight of chlorine into 35.5। तो ये क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ऐसे। तो ये तीन मेथड्स थे। For any displacement method, number of equivalents of A is equal to number of equivalents of
बी। किसी भी डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन आए आपको सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उन दोनों के इक्वल करने हैं। जैसे क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल is equal to number of equivalent of chloride। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोराइड नहीं क्लोरीन, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5। तो यहां से अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो वही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाई वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट मेथड हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड, या कोई भी फॉर एसिड बेस रिएक्शन एंड फॉर एसिड बेस रिएक्शन या फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। किसी भी रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होंगे, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इक्वेशन ए प्लस बी gives C plus D। So here the number of equivalents of A is equal to number of equivalents of B is equal to number of equivalents of C plus is equal to number of equivalent of D। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सभी के इक्वल होंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर। फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, कोई भी रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, N1 V1 N2 V2, अगर वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो। ठीक है, अब सर्टेन मेथड्स होते हैं एटॉमिक वेट निकालने के, तो कुछ एक दो मेथड्स हैं जो स्पेसिफिक मेथड है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशल मेथड होते हैं सर्टेन, स्पेशल मेथड टू डिटेक्ट और फाइंड एटॉमिक वेट एंड या फिर मास। ठीक है, वेट या मास कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ड्यूलोंग पेटिट लॉ। ड्यूलोंग पेटिट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अप्रोक्स एटॉमिक वेट अप्रोक्स। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम अप्रोक्स एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं, और वो क्या होता है 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जिससे हम उस सब्सटेंस का अप्रोक्स एटॉमिक वेट का आइडिया लगा सकते हैं। कैसे, 6.4 डिवाइडेड बाई जो भी स्पेसिफिक हीट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अगर आपको एग्जैक्ट एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्रोक्स एटॉमिक वेट फाइंड आउट कीजिए। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले ही पूछ लिया जाएगी व्हाट इज़ द अप्रोक्स एटॉमिक वेट, तो आप सिंपल मेथड है, फर्स्ट स्टेप यही करना है अपने को। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट,
तो ये जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कंपटीशन में तो ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन के अंदर हम अप्रोक्स लेके चल जाता है अपना काम। लेकिन जो बच्चे 11th के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनमें क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो आपको क्या करना है कि पहला स्टेप ये फॉलो कीजिए, यहाँ से आपको अप्रोक्स मिलेगा। फिर क्वेश्चन के अंदर आपको इक्विवेलेंट वेट भी गिवन होगा, तो आप अप्रोक्स एटॉमिक वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आपको सिंपल होल नंबर रेशियो में काउंट करना है। ठीक है, जैसे वैल्यू आई 2.1 तो आपको 2 लेना है इसको। जैसे वैल्यू आई 2.9 आपको 3 लेना है इसको। तो जो भी आपके पास n नंबर ऑफ वैल्यू आती है उसको आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आपका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। सेकेंड, वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, आपको पता है। और वैलेंसी फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है जो कि है 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या प्लस 35.5। तो इस फॉर्मूला से हमें वैलेंसी फैक्टर मिल जाएगा। उस वैलेंसी फैक्टर को हम इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। तो एक ड्यूलोंग-पेटिट लॉ, एक वोलाटाइल क्लोराइड मेथड, जनरली इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग ये 2 मेथड आसान से करिए। एक और मेथड होता है थर्ड मेथड, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट मेथड। जिसमें आपको गामा प्रोवाइड करेंगे। गामा क्या होता है, CP/CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो फॉर मोनोटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 बराबर 1.66 मोनोएटॉमिक। गामा इज इक्वल टू 7/5 दैट मीन्स 1.4 डायएटॉमिक। एंड गामा इज इक्वल टू 4/3 दैट मीन्स 1.33 ट्राईएटॉमिक। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर गामा प्रोवाइड किया जाए तो आप गामा की वैल्यू को देख के ही बता सकते हैं कि उस गैस की एटोमिसिटी दैट इज मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस या फिर ट्राईएटोमिक गैस। तो ये स्पेसिफिक हीट मेथड होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक मेथड से एटॉमिक वेट डिटरमाइन करने के जो कि जनरली पूछे जाते हैं। तो अब अपन अपना लास्ट टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, कंबस्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर अपने को मिलेगा तो उसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन गिवन होगा। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको जलाते हैं, या कंबस्शन जैसा कि नाम से पता लग रहा है, गिव्स CO2 प्लस H2O। ये 2 चीज़ें हमें ये देगा हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, CXHY प्लस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में गिवन होगी, प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको, जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे X दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी कार्बन, जितने कार्बन होंगे वो यहाँ पे भी उतने कार्बन आएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर कार्बन का कोई दूसरा सोर्स तो अपने पास है नहीं। तो यहाँ पे जितने कार्बन यहाँ है उतने ही कार्बन यहाँ बनेंगे, तो यहाँ X आ जाएगा। Y, हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अगर आपको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा Y/2। ठीक है, जितने Y होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाफ लग जाएगा, तो हाफ इंटू 2 1 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2/2 1, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे X, अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन CXHY लेंगे तो यहाँ पे X और यहाँ पे आएगा आपका Y/2। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंबस्शन रिएक्शन। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
कि कंबशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम इसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब अपन एक और टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज लॉ इन मोल कॉन्सेप्ट, लॉज इन मोल कॉन्सेप्ट। तो जो सबसे पहला लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल Na2 plus 3H2 gives 2NH3. So in this reaction the weight of Na2 is 28 gram. The weight of H2 is 3 times of 2 gram because 3 यहाँ पे stoichiometric coefficient लगा हुआ है, and the weight of NH3 is 2 into 17 gram. तो 28 ग्राम, 6 ग्राम, 34 ग्राम, 34 ग्राम इज इक्वल टू 34 ग्राम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या इन अदर टर्म्स वी कैन से टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अपन ने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया। अब अपन सेकंड लॉ के ऊपर चलते हैं। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस अगर आप कहीं से भी ऑब्टेन करते हैं तो उसके अंदर कंपोनेंट का रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है या फिक्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं अपन, कहीं का भी वाटर लो आप, रिवर का लो, पॉन्ड का लो, सी का लो, किसी भी वाटर के अंदर चले जाओ, ऑलवेज द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। हमेशा ये इस प्रपोर्शन के अंदर ही मिलेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो अभी अपन इनको एक सीरीज या सीक्वेंस के अंदर लिख लेते हैं। लॉज इन मोल कॉन्सेप्ट। हियर द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion, third law of multiple proportion। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके अगर अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो एक एलिमेंट का वेट अगर हम फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट का जो वेट होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर बियर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NO, NO2, NO3। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का वेट जो कि फिक्स्ड नाइट्रोजन के वेट के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर बियर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन है तीनों के अंदर, ऑक्सीजन का वेट यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे यहाँ पे 16, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 48। तो अगर इनका रेशियो देखें तो सिंपल होल नंबर रेशियो 16:32:48, दैट मीन्स 1:2:3 सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो
तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी वॉल्यूम ऑफ बी, सी वॉल्यूम ऑफ सी प्लस डी वॉल्यूम ऑफ डी। सबसे पहली बात तो ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है। सेकंड, ए वॉल्यूम ऑफ गैस कंबाइन विद बी वॉल्यूम ऑफ दिस गैस टू फॉर्म सी वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एंड डी वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो ये ला क्या बोलता है कि जो रिएक्टेंट होंगे वो सिंपल रेशियो के अंदर, सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर बाय वॉल्यूम, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम के अंदर कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे 1 वॉल्यूम कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम टू फॉर्म 2 वॉल्यूम, तो सिंपल होल नंबर रेशियो के साथ कंबाइन करेंगे जो रिएक्टेंट होंगे वो सारे बाय वॉल्यूम। एक और एग्जांपल, NO2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3, तो 1 वॉल्यूम ऑफ nitrogen combined with 3 volume of hydrogen to form 2 volume of ammonia. So the reactant combined here are also in simple whole number ratio 1:3. यहाँ पे 1:1. This is law of gaseous volume. But these laws are not important according to competitive exams, and you can skip them. Here is the overview. So mole concept के अंदर जितने भी important topics थे वो अपने cover कर लिए अपन ने यहाँ पे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपसे अभी यही रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आप लोगों को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, जो भी डाउट्स हैं, वो आप हमसे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, वहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट आप हमसे पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट। सो अब यहाँ पे वाइंड अप करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को एक फ्लो चार्ट के अंदर, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपन वाइंड अप कर लेते हैं, एंड देन वी विल फिनिश इट। हियर इन द सेंटर इज मोल। अगर आपको वेट दिया हुआ है तो इसको एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है मोल पे आने के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो आपको डिवाइडेड बाय Na करना है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP या STP दिया हुआ है, यहाँ पे आने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और 22400 ml। वो डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे लीटर है और ml है, तो लीटर में है तो लीटर से डिवाइड कीजिए, ml में है तो ml से, यूनिट कन्वर्जन सेम। यहाँ पे अपन रखेंगे मोलरिटी। मोलरिटी से अगर आपको मोल बनाना है तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर आपको मोल से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बनाने हैं तो इसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे रखेंगे नॉर्मेलिटी। अगर आपको मोलरिटी से नॉर्मेलिटी पे जाना है तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको नॉर्मेलिटी से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल ये एक फ्लो चार्ट बनेगा। इस फ्लो चार्ट को आप याद कीजिए, और इसी फ्लो चार्ट से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इस फ्लो चार्ट से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप पाथ फॉलो कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा है कि इतने वॉल्यूम, आपको कुछ चीज़ दी है, कोई भी वॉल्यूम आपको दे देगा, पूछेगा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, तो आप ये पाथ फॉलो करेंगे। अगर आपसे कहेगा कि नॉर्मेलिटी इतनी है तो आप वेट बताइए, तो आप ये पाथ फॉलो कीजिए। अगर आपको वेट देकर नॉर्मेलिटी पूछे तो आप ये पाथ फॉलो कीजिए। अगर आपको वेट देकर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछे तो जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है हो, जिस भी तरीके से रिक्वायरमेंट हो, आप पाथ को फॉलो कीजिए। अपोजिट जाने के लिए, ऐसे आने के लिए हमने डिवाइड किया, अपोजिट जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल इधर गए तो इनटू एटॉमिक वेट कर दिया, या फिर
मोलिकुलर एंड मोलिकुलर वेट, जैसे भी है एटॉमिक वेट एंड मोलिकुलर वेट स्लैश डाल के, ठीक है। इधर से इधर गए तो इनटू Na कर दिया, इधर से इधर गए, एरो की डायरेक्शन बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अपोजिट एरो करते ही वो फैक्टर, जैसे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरो की डायरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल याद करिएगा आप लोग, किस डायरेक्शन में कौन सा एरो बनाया गया है, और ये पाथ फॉलो करिएगा। तो दिस इज द होल वाइंड अप ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। आप लोगों की जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं।